नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं ABSE से। जो विद्यार्थी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विशेषकर उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो जिन स्टूडेंट ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और वो अभी लास्ट में 1 वीक से अपना काम निकालना चाहते हैं यानी पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट तरीका है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। ये सम्राट 1 वीक सीरीज है और सब्जेक्ट है अपना बाल्य व्यवस्था एवं विकास प्रक्रिया। तो इस 1 वीक को पढ़ने के बजाय मैं जो आपको 2 पेज के नोट्स दूंगा, तो उनसे अगर आप लोग पढ़ोगे और इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को पेपर देने में एकदम आसानी हो जाएगी, आप लोगों के हेल्प हो जाएगी। तो इस 1 वीक के बजाय मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स का आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी नोट्स को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, क्लास लेके ये नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल 2 पेज में आप लोगों के ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अपने यूनिट नंबर 1 है, जिसमें दे रखा है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो उसके एकदम शॉर्ट नोट बनाए हुए की पॉइंट्स। मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी और शिक्षा मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है ये, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान। और आप लोगों को किस प्रकार से एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा किस किस ने दी। तो मनोविज्ञान की परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, ई वाटसन ने दी है, जेम्स ट्रेवर ने दी है, चौहान ने दी है। तो मुख्यतः ये 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। वैसे तो कई मनोवैज्ञानिक है, लेकिन मुख्यतः हमने 4 ही लिए हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में भी क्रो एंड काल्सनिक हमने 3 मनोविज्ञान को ही लिया है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ में पढ़ेंगे तो हमारा कवर अच्छा होगा ये। तो देखिए परिभाषा देखिए, सबसे पहले वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषा दी मनोविज्ञान के बारे में। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कहा वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने एक बात और कही। वुडवर्थ ने कहा कि आत्मा का जो विज्ञान है वो 0 से लेकर 15वीं शताब्दी तक आया है, और मस्तिष्क का विज्ञान है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में आया है। चेतना का विज्ञान है वो 18 से 19वीं शताब्दी तक आया है, और व्यवहार का विज्ञान है वो 20वीं शताब्दी में आया है। इसके बाद उसने कहा कि आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, उसके बाद में मस्तिष्क त्यागा, उसके बाद में चेतना त्यागी, लेकिन उसने मनोविज्ञान ने व्यवहार नहीं छोड़ा। मनोविज्ञान ने व्यवहार नहीं छोड़ा। तो ये बातें हैं, 2-3 बातें हैं जो कि वुडवर्थ के बारे में अपने को लिखनी है। तो कॉपी में अपने को इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया। अब दूसरी इसकी परिभाषा दी थी ई वाटसन ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर ने कहा मनोविज्ञान वह निश्चयात्मक विज्ञान है जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। चौथा हमारा वैज्ञानिक आ गया चौहान। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। व्यवहार का अर्थ क्या बताया? सजीव प्राणी की वे क्रियाकलाप है जिनका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन व माप किया जा सकता है। तो ये कहा चौहान साहब ने। तो ये परिभाषा ही हो गई। अब परिभाषाओं के बाद में इसकी परिभाषाओं की विशेषता भी है। तो विशेषता देखिए क्या है। विशेषता ये है कि मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान विकासात्मक विज्ञान है और मानव के मनोसामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। इन सभी को, ये की पॉइंट्स है, इन सभी को एक एक पॉइंट में लिख देना है। अगर इन बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इन पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा। शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप होता है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो और काल्सनिक।
ट्रो देखिए, ट्रो ने क्या कहा। ट्रो बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रो व क्रो इन्होंने क्या परिभाषा दी। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करना है। काल्सनिक ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों की शिक्षा में प्रयोग है। अब इन सभी परिभाषाओं की विशेषताएं क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। यह विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक के लिए अनिवार्य रूप से ज्ञेय है। ठीक है, इन तीनों को जानना पड़ता है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं। तो शिक्षा में क्षेत्र है इसका, तो शिक्षा में शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है? अधिगम है। ये कहा किसने? स्किनर ने कहा। अब इसके क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं मनोविज्ञान के। पहला क्षेत्र है मानव का विकास करना, दूसरा है अधिगम, तीसरा है व्यक्तित्व तथा समायोजन, चौथा है मापन मूल्यांकन, पांचवा है अध्ययन विद्या। अध्ययन विद्या दो प्रकार की है, प्राचीन और अर्वाचीन। अब शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व है। तो वर्तमान शिक्षा का आधार क्या है? मनोविज्ञान। अब इसके महत्व क्या क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के? शिक्षा मनोविज्ञान का पहला महत्व है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में, समय सारणी में अध्ययन विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुशासन की व्यवस्था, बाल्य विकास का ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, अनुसंधान, स्मृति तथा अवधान। अवधान यानी हो गया अटेंशन। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। अध्यापक के लिए क्या जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? वो देखिए, बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए, इसलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए अध्यापकों को भी। दूसरा है अध्ययन पद्धति, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पांचवा है समय सारणी। तो ये पांच है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये दोनों हो गए मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। अब इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। अंतर है ये है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान, और यह शिक्षार्थी के व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान मुख्य है, जबकि मनोविज्ञान का एक उपयोग क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है और केवल शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में केवल शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। यानी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है मनोविज्ञान का, और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है, छोटा है। तो ये हमारे दो टॉपिक कवर हो गए। इनमें से 101% मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे बड़ा हो, चाहे सेक्शन बी वाला आए, चाहे सेक्शन ए वाला आए, चाहे सेक्शन सी वाला आए, तीनों सेक्शनों में एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अगला हमारा पॉइंट है, टॉपिक इसमें है अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, और विकास को इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? शरीर व उसके अवयवों में वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, जबकि विकास है शरीर व मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन। या विकास को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, विकास में ही अभिवृद्धि आती है। यानी विकास होगा जब मनुष्य का, तो अभिवृद्धि ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगी, क्योंकि विकास में शरीर व उसके अवयवों में भी वृद्धि होती है और मन में भी सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो G.A. हेडफील्ड, ये एक मनोविज्ञान है, वैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अभिवृद्धि है आकार में परिवर्तन होता है, और विकास का मतलब है रूप आकार दोनों में परिवर्तन। तो ये दोनों डिफरेंस बताए इन वैज्ञानिकों ने। अब देखिए अभिवृद्धि और विकास में दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अभिवृद्धि देखिए, अभिवृद्धि में अर्थ के हिसाब से शारीरिक परिवर्तन आता है, जबकि इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। और व्यापकता के आधार पर परिणात्मक पक्ष, और इसमें होता है व्यापक संप्रत्यय। संबंध में शारीरिक परिवर्तन, और इसमें सभी परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। सीमा देखिए, यह परिपक्वता तक होती है,
यानी यह परिपक्वता तक की होती है, क्या होती है, अभिवृद्धि। और यह गर्भ से लेकर मृत्यु तक सतत प्रक्रिया है। विकास, विकास है जो मनुष्य जब जन्म लेता है वहाँ से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है तब तक उसमें विकास होता ही रहता है, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए परिपक्वता है वो अभिवृद्धि की चरम सीमा है, यानी परिपक्वता तक अभिवृद्धि होगी मनुष्य की। जब तक मनुष्य परिपक्व हो जाएगा तब तक उसका शरीर व उसके अवयव में वृद्धि होगी, उसके बाद में नहीं होगी। अब नेक्स्ट पेज में देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, पालन पोषण की रीति, सहोदर, संगी साथी। अगला टॉपिक है किशोरावस्था, एडोलसेंस। परिपक्वता की ओर बढ़ना। 12 से 18 वर्ष की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था, यानी लैटिन भाषा एडोलिस केयर से लिया गया है, एडोलसेंस। ठीक है, इसकी परिभाषा किसने दी है, जर्सील्ड ने दी है। जर्सील्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। दूसरा बिग और हंट के द्वारा दी गई है। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाले शब्द है परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। पांचवा आइजनेक ने कहा व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। करमाइकल ने कहा है यह जीवन का वह काल है जहां से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। अब विकास की विशेषताएं क्या है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक व बौद्धिक विकास, कल्पना की प्रधानता, वीर पूजा, यौन विकास, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, व्यवसाय हेतु चिंता। तो ये सभी है विशेषताएं विकास की। उसके बाद में देखिए शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में डिफरेंस बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसको आप डिस्क्राइब करके बड़े वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, छोटे वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। तो शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, भार व लंबाई का बढ़ना, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां, दांत, वक्ष, बालों का उगना, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन, नर्वस प्रणाली का विकास और रोगों का विकास होता है। तो ये सब चीज़ शारीरिक विकास में होता है। मानसिक विकास में देखिए कल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन, बुद्धि, रुचियों की विविधता, निर्णय करने की योग्यता, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, समस्या समाधान, यौन विषयों में रुचि, स्थायी स्मृति इस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। अब देखिए संवेगात्मक विकास क्या होता है। अनियंत्रित संवेग आते हैं, विभिन्न कारण हो सकते हैं, प्रबल संवेग आते हैं, अस्थिर संवेग आते हैं, कामुकता की भावना का विकास होता है, दिवा सपन देखना होता है, दिन में डे ड्रीमिंग, दिन में स्वप्न आते हैं, उसे बोलते हैं दिवा स्वप्न, संवेगों को बांटना, नायक पूजा, सामूहिक क्रियाओं में रुचि, आलोचना में रुचि नहीं, विभिन्न संवेगों का विकास होता है। यह होता है संवेगात्मक विकास। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है और सामाजिक विकास में कौन कौन से पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे। लिंग संबंधी चेतना, दूसरा पॉइंट है सामाजिक चेतना, तीव्र संवेगों की अवधि, भविष्य के लिए चिंतन, नेतृत्व का विकास, समूह के प्रति वफादारी, मैत्री संबंधों की वृद्धि, सामाजिक परिपक्वता, माता पिता से मतभेद और धार्मिक कार्यों में रुचि, समाज सेवा की भावना, व्यवसाय का चयन। किशोरावस्था की आवश्यकता और समस्याएं। तो सबसे पहले देखिए आवश्यकताएं कौन कौन सी है। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अपनत्व, आत्मनिर्भरता, उपलब्धि की आकांक्षा। सामाजिक समस्या क्या होती है और इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से पॉइंट में लिखने पड़ेंगे। तो सामाजिक समस्या में सामान्य संवेग आते हैं, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता, प्रतिस्पर्धा का संवेग भी आता है। और ये हो गए सामाजिक सामान्य संवेग। और कुछ जटिल संवेग भी आते हैं जैसे आतंक, श्रद्धा, उत्साह, क्रोध, दुख, करुणा, लज्जा, घृणा। समस्या देखिए अब इसकी,
समस्या क्या होती है किशोरावस्था में की? पहले तो ये थी आवश्यकताओं के बाद में थी सामयिक समस्याएं। सामयिक समस्याएं दो प्रकार की होती है, एक सामान्य सामयिक और एक होते हैं जटिल सामयिक। अब होता है इसकी समस्या, किशोरावस्था की समस्या। तो समस्या में शारीरिक परिवर्तन के साथ समायोजन की समस्या, नवीन परिस्थितियों तथा वातावरण के साथ समायोजन की समस्या, विषम लिंगी के साथ अस्वस्थ पारिवारिक संबंध, इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और लैंगिक समायोजन, इन सब की समस्याएं आती है किशोरावस्था में, किशोरों में। अब देखिए अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं जो पीछे नहीं पड़ी थी। तो अभिवृद्धि की परिभाषा किसने वैज्ञानिक ने दी है? पहला है हर्बर्ट सोरेंस। तो हर्बर्ट सोरेंस ने क्या कहा? शारीरिक अभिवृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार व भार का बड़ा होना है। वह वृद्धि और परिवर्तन का सूचक है जो धनात्मक व वृद्धिपरक होता है। दूसरा है कुंडू व टूटू। इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा? शरीर के विभिन्न अंगों व उनके कार्य क्षमता का क्रमिक विकास है। अब नेक्स्ट देखिए विकास की परिभाषा मुनरो ने क्या दी? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। हरलोक ने कहा विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु वह ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। तीसरा है सोरेनसन ने क्या कहा? सोरेनसन ने कहा कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। अब नेक्स्ट अपना है कि अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत बताइए। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कि ये पॉइंट लिखते हैं और इन पॉइंट्स कौन कौन से ये पॉइंट्स देखिए। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं, परस्पर विकास। तो ये 4 पॉइंट है, तो ये पढ़ लेना। तो ये पॉइंट्स आएंगे तो इन्हें इस प्रकार से लिखना होगा। डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो, छोटे वाले क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बड़े वाले क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दूसरी यूनिट है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है पर्सनैलिटी। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क। किसी व्यक्ति का बाह्य रूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इसकी परिभाषा आलपोर्ट ने 1961 में दी थी। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक संस्थानों का वह गत्यात्मक संगठन है जो कि उसके वातावरण के प्रति होने वाले अनोखे समायोजन का निर्धारण करता है। परिभाषा की व्याख्या किसने की? परिभाषा की व्याख्या देखिए। मनोदैहिक संस्थान, इसमें नाम आया हुआ मनोदैहिक संस्थान। तो ये क्या होता है? मनो यानी मन यानी आंतरिक भाग, दैहिक यानी शरीर यानी बाह्य भाग, संस्थान आंतरिक व बाह्य संस्थानों को शामिल किया जाता है। आंतरिक व बाह्य संस्थानों को शामिल किया जाता है। नंबर दूसरा गत्यात्मक, यहाँ पे गत्यात्मक संगठन आए हुए हैं। नंबर तीसरा है संगठन, नंबर चौथा है वातावरण और नंबर 5वां है समायोजन। यानी इस परिभाषा में ये 5 शब्द आने जरूरी है। अब देखिए पर्सनैलिटी बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए विशेषता क्या है इसकी? व्यक्तित्व की विभिन्नता, व्यक्तित्व का संगठन, संपूर्णता, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थायराइड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल होती है, थाइमस व पीनियल ग्रंथि होती है और गोनेट्स ग्रंथि होती है। तो अब इसके प्रकार देखिए कौन से होते हैं। प्रकार 2 प्रकार होते हैं इसके जुंग के अनुसार, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्रेमचर के अनुसार इसके प्रकार होते हैं मिलनसार, एकांत प्रिय, चुस्त और मिश्रित। 4 प्रकार बताए थे क्रेमचर ने। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोलने के हिसाब से करते हैं तो अंतर्मुखी कम बोलता है, बहिर्मुखी अधिक बोलता है। सामाजिकता, अंतर्मुखी होता है एकांत प्रिय व सामाजिकता का अभाव, और बहिर्मुखी होता है सामाजिकता का पुष्ट, यानी सामाजिकता में समाज में वह आता जाता रहता है और सभी से बातें करता है, बोलता है। और संदेह, अंतर्मुखी में संदेह अधिक पाया जाता है जबकि बहिर्मुखी में कम। मौज मस्ती अंतर्मुखी नहीं करता है जबकि बहिर्मुखी अधिक करता है।
अध्ययन व ईश्वर की खोज अंतर्मुखी ज़्यादा करता है जबकि बहिर्मुखी नहीं करता है। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, कारक इसके 4 हैं। देखिए, पहला कारक है वंशानुक्रम या जैविक कारक, दूसरा है सामाजिक व वातावरणीय कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा है सांस्कृतिक कारक। वंशानुक्रम या जैविक कारक और सामाजिक व वातावरणीय कारक, इन दोनों में देखिए अंतर स्पष्ट किया है। सबसे पहले वंशानुक्रम या जैविक कारक में देखिए कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। वो है शरीर की रचना, स्वास्थ्य, बुद्धि, लैंगिक विभिन्नता, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। सामाजिक व वातावरणीय कारक, कारक में आएगा भौगोलिक वातावरण, परिवार, परिवार का आकार, वातावरण। तीसरा है बचपन के अनुभव, पड़ोस, मित्र तथा साथी, विद्यालय, अन्य। 8वां रेडियो, टीवी, वीडियो और सिनेमा से भी सामाजिक व वातावरणीय कारक बन सकते हैं। ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा अपना माप। व्यक्तित्व का माप किस प्रकार से किया जाए। तो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानना है, इसका मतलब ये हो गया माप का। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानना है, जैसे कपाल विद्या, आकृति विद्या, हस्तरेखा। वे माप की विधियाँ देखिए, विधियाँ इसमें 3-4 प्रकार की है। पहले व्यक्तित्व या आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ, मनोविश्लेषण विधियाँ। मनोविश्लेषण में 2 है, शब्द शास्त्रीय परीक्षण और स्वप्न विश्लेषण विधि। आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। इनमें क्या क्या आएगा देखिए। इनमें आएगा आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे जीवन कथा या जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, अभिज्ञापन प्रश्नावली विधि। वस्तुनिष्ठ विधियाँ देखिए नियंत्रित निरीक्षण विधि, निर्धारण मापन, शारीरिक परिवर्तन, मौखिक व्यवहार, मौखिक व्यवहार। प्रक्षेपण विधियाँ हैं शोरशास्यायी परीक्षण, ये हरमन ने दी थी 1921 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी है थेमेटिक एजर्प्शन परीक्षा, तीसरी है प्ले टेक्निक, चौथी है शब्द शास्त्रीय परीक्षा, पांचवी है चित्र शास्त्रीय परीक्षा और छठी है अभिनय प्रदर्शन। तो ये व्यक्तित्व का ये टॉपिक इतना है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर 101% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा है शिक्षा लब्धि और बुद्धि लब्धि। शिक्षा लब्धि क्या होती है देखिए, शिक्षा लब्धि की परिभाषा गुड ने दी थी। गुड इन्होंने कहा कि विद्यालय विषयों में प्राप्त ज्ञान अथवा विकसित कौशल जो कि परीक्षण के अंकों द्वारा अथवा अध्यापक द्वारा दिए गए अंकों द्वारा अथवा दोनों के द्वारा प्रकट होते हैं, उसे शिक्षा लब्धि कहते हैं। दूसरा है कि छात्रों की शैक्षिक विषयों में उपलब्धि कौशल विकास, ये 2 पॉइंट दिए थे गुड ने। शिक्षा लब्धि क्या है, छात्रों के विद्यालय विषय में प्राप्त ज्ञान से है जिसका मापन परीक्षा में छात्र के द्वारा अंकों के आधार पर किया जाता है, वो होती है शिक्षा लब्धि। बुद्धि लब्धि देखिए, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा है उसकी माप करना बुद्धि लब्धि कहलाता है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का योगफल है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल हो पाता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन कर पाता है। अब परिभाषाएं देखिए बुद्धि की किस किस वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले बर्ट, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। वेस्लर, बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौम शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है। तीसरा स्टीडर्ड, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषता हो, जो शक्ति के केंद्रीकरण की मांग की पूर्ति करती हो तथा भावात्मक शक्तियों के प्रति सहन शक्ति हो, तो उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत 2 हैं, एक दिया था थार्नडाइक ने, एक दिया था थर्स्टन ने। सबसे पहले थार्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत देखिए। थार्नडाइक ने कहा कि इसने बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि में उतने ही तत्व निहित होते हैं जितने की व्यक्ति क्रिया करता है, ये बात इसने बोली।
और इसने दो दृष्टिकोण दिए थे, एक तो पूर्ण दृष्टिकोण, एक पश्चात दृष्टिकोण। पूर्ण दृष्टिकोण में कोई सामान्य तत्व बुद्धि में नहीं होता है, प्रत्येक कार्य के लिए पृथक विशिष्ट व स्वतंत्र योग्यता की आवश्यकता होती है। और इसने 6 मूल तत्व बताए थे, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, बुद्धि, तर्क, स्मरण, भाषण। और दूसरा इसने दृष्टिकोण दिया था पश्चात दृष्टिकोण। बुद्धि उतनी अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायुमंडल के संबंध होते हैं, उतनी अच्छी होगी बुद्धि। इसमें अगला टॉपिक है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। नवीन संबंधों को देखना या अभिव्यक्त करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। इसकी परिभाषा दी थी स्टेगनर व कार्वोस्की ने। सृजनात्मकता का आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से है। दूसरा है रुचि। रुचि किसका? वैज्ञानिक का नाम है। वे व्यक्ति जो किसी स्थिति के तत्वों को एकत्रित कर एक समरूप संपूर्ण में बदलने में मौलिकता तथा योग्यता का परिचय देते हैं, सृजनात्मकता व्यक्ति कहलाते हैं। यानी वो व्यक्ति सृजनात्मक व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, माता पिता हो गए, यानी किसी परिस्थिति को, जो समस्याएं आए किसी परिस्थिति में, वो एकत्रित करके उसे संपूर्ण रूप से बदल देते हैं, तो उसे बोलते हैं सृजनात्मकता, यानी वो क्रिएटिव व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, माता पिता हो गई। तीसरा है गिलफोर्ड। सृजनात्मकता कभी सृजनात्मक योग्यता उत्पादक को व्यक्त करती है। अब विशेषता देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता में आएगा सृजनात्मकता में मौलिकता, परिवर्तनशीलता, उच्च मानसिक योग्यता, उत्पादकता, नवीन तथा केंद्र विमुख चिंतन, ये सभी पॉइंट्स आएंगे इसकी विशेषता में। सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होगी? कठिन कार्यों को प्राथमिकता देना, अपने गुणों व दोषों से परिचित, उच्च चिंतन तथा कल्पना शक्ति, बुद्धि लब्धि उच्च, अत्यंत जिज्ञासु, साहसी, एकाग्र चिंतित तथा दूरदर्शिता। तो ये सभी गुण होते हैं, उसमें विशेषता होती है सृजनात्मक बालक में। अब है सृजनात्मकता मापन, किस प्रकार से किया जाए, इसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण कौन कौन से? चित्र पूर्ति परीक्षण और वृत्त परीक्षण। तीसरा प्रोटेक्ट इम्प्रूवमेंटल टेस्ट। चौथा है टीन के खाली डब्बों का प्रयोग। सृजनात्मकता के तत्व: चिंतन, बौद्धिक स्तर मापने में योग्य व्यवहार, मौलिकता तथा नवीनता, माध्य, साहस, सामाजिक स्वीकृति तथा 8वां है प्रवीणता। सृजनात्मकता का विकास: अध्यापक छात्र संबंध, शिक्षण पद्धति, विद्यालय कार्यक्रम, सृजनात्मक बालकों की पहचान, कल्पना शक्ति का विकास। तो ये हो गया सृजनात्मकता। अब सृजनात्मकता के पोषण में शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी? असामान्य काल्पनिक प्रश्नों को स्वीकार किया जाए, विद्यार्थी द्वारा दिए गए विचारों को महत्व प्रदान करें, नवीन विचारों को प्राप्त करने के लिए आलोचना न करें, बालकों को अभिव्यक्ति का मौका दें और खोज विधियों का प्रयोग करें, प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा व स्वतंत्रता व प्रोत्साहन प्रदान करें। तो बुद्धि के एक तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था और एक थर्स्टन ने सिद्धांत दिया था। तो थर्स्टन वाला देखिए, थर्स्टन ने 1941 में थर्स्टन ने बुद्धि की संरचना 7 प्राथमिक योग्यताओं के आधार पर होती है। उसने ऐसा कहा था, 7 प्राथमिक योग्यताएं कौन सी है? जो कि 7 बुद्धि मापन परीक्षण होते हैं, जिनमें प्राप्तांक हमेशा 7 ही होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? SNVPMWR। एस का मतलब है प्रेक्षण योग्यता, एन का मतलब है अंकन योग्यता, वी का मतलब है शाब्दिक योग्यता, पी का मतलब है प्रत्यक्ष योग्यता, एम का मतलब है स्मृति योग्यता, डब्ल्यू का मतलब है शब्द प्रवाह योग्यता, आर का मतलब है तर्क योग्यता। तो ये 2 यूनिट हो गए हमारे सम्राट वनवीक से। तो अब मैं बताऊंगा कि बाकी के यूनिट को किस प्रकार से पढ़ना है। जिस प्रकार से मैंने 2 यूनिट आप लोगों को क्लियर किए हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को ये लेक्चर लेना है, उसके बाद में ये 1 वीक पढ़नी है। तो ये 1 वीक पढ़ोगे तो इससे एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो इसमें सभी लिखे हुए हैं और उन पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। एक बार इसे पढ़ लेना, उसके बाद में आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें लिखना और किस प्रकार से
नहीं लिखना है। 2 यूनिट मैंने बता दी, बाकी की बची जो 3 यूनिट है वो आप लोग इससे अपने आप करोगे तो भी हो जाएगी। अब कॉपी में किस प्रकार से हमें लिखना है, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हमें कॉपी में आधा पेज बढ़ना है। जैसे सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आधा पेज बढ़ना है। जैसे ये 1 पेज दे रखा है तो इसका ये इतना ही आधा पेज होता है और ये बढ़ना है। जो कि मैंने की पॉइंट बताए हैं वो सिर्फ उसमें लिखने हैं। अब सेक्शन बी वाला आ गया। सेक्शन बी में अपने को बढ़ना है 1.5 पेज। सेक्शन बी में 1.5 पेज बढ़ना है। तो 1.5 पेज में क्या लिखेंगे, जो सेक्शन ए में जो लिखा है वो पूरा लिख देंगे अगर सेम क्वेश्चन है तो। जैसे ये की पॉइंट पहले लिखेंगे, उसके बाद इन्हीं की पॉइंट को डिस्क्राइब कर देंगे और इनके साथ में हमें डायग्राम भी बना देने हैं। जैसे परिभाषा दे रखा है तो बीच में अपने को परिभाषा लिखनी है और चारों तरफ अपने को एक एरो बना के नीचे डायग्राम बना देना है। जैसे वुडवर्थ, ई वाटसन, जेम्स स्टीवर्ट चौहान, तो एरो बना के चारों वैज्ञानिकों के नाम लिख देने हैं। इस प्रकार से 1.5 पेज उसमें बढ़ना है। और सेक्शन सी में हमें 3 से 4 पेज बढ़ने हैं जो कि सफिशिएंट है। उनमें क्या करना है, सेक्शन ए में जो लिखा है की पॉइंट वो लिखने हैं। उसके बाद में जैसे जो परिभाषा पूछी है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पूछी है तो शिक्षा मनोविज्ञान को डिस्क्राइब करके लिख देना है। डिस्क्राइब करके लिख देना है। उसके बाद में इसके पॉइंट्स लिख देने हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से होते हैं, ये 5 पॉइंट है, ये लिखने हैं। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व कौन से होते हैं। क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान को बताइए क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं उन पर वर्णन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में लिख देंगे। उसके बाद में ये जो परिभाषाएं हैं ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद क्षेत्र के बारे में डायग्राम बनाना है अपने को। डायग्राम सारणी बना देनी है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, मानव विकास, अधिगम, व्यक्तित्व तथा समायोजन, मापन मूल्यांकन और अध्ययन विधियाँ। अध्ययन विधियाँ में 2 प्रकार की होती है तो डायग्राम बन जाएगा 2 प्रकार की। अब क्षेत्र में जो 5 पॉइंट लिखे हैं तो इन्हीं 5 पॉइंट को सबसे पहले मानव विकास नीचे डिस्क्राइब करना है, अपने को आधा पेज लिखना है। वो आप कैसे लिख पाओगे, वो इस 1 वीक को पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, क्योंकि इसमें एकदम डिस्क्राइब से समझाया हुआ है। जैसे देखिए सृजनात्मकता एवं रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यक्रम, तो इसमें सभी प्रकार की ये देखिए इतना लिखा हुआ है इसमें। तो ये वाली चीज़ अपने को लिखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।